आपको लगता है कि प्लास्टिक सर्जरी एक आधुनिक शौक है? फिर सोचिए, यह पता चला है कि सौंदर्य और पुनर्निर्माण प्रक्रियाओं की जड़ें 2500 साल से भी पहले की है। प्लास्टिक सर्जरी में प्लास्टिक का अर्थ कृत्रिम सामग्री से नहीं है, बल्कि यह ग्रीक शब्द प्लास्टिकोस से आता है, जिसका अर्थ है मोल्ड या रूप देना। चित्र करें, प्राचीन भारत, सुश्रुत का अद्भुत विश्व, जहाँ छुरियां उसकी पेंसिल थी और मानव शरीर उसकी महाकृति। लेकिन सुश्रुत के सर्जिकल क्रांति को क्या प्रेरित कर रहा था, और उन्होंने इन चौंका देने वाली चिकित्सा आविष्कारों को कैसे किया? शल्य चिकित्सा के दौरान उन्होंने कौन-कौन सी संज्ञानशीलता का उपयोग किया, और इस सब का मतलब क्या है? सुश्रुत के योगदान को आधुनिक शल्य चिकित्सा प्रथाओं के साथ तुलना कैसे कर सकते हैं? ये वे कुछ सवाल हैं जिनके जवाब मैं आज के वीडियो में दूंगी। प्राचीन भारत में ज्ञानी लोग संत या महर्षि कहलाए जाते थे। ऐसा एक बुद्धिमान व्यक्ति था सुश्रुत, जो उत्तर भारत, प्राचीन काशी नगर में रहते थे। सुश्रुत एक ऐसा चिकित्सक बने जो युद्धभूमि के चोटों को ठीक करने का नौकरी में माहिर थे। यह बस पट्टियों को थपने के बारे में नहीं था, बल्कि उन्होंने वास्तविक सर्जरी की थी। प्राचीन भारत में जीवन का अनुशासन करने वाला मनु का हिंदू विधि ने तय किया था कि व्यभिचार का दोषी का दंड उसके नाक को चेहरे से काटना था। परसौत 1997। इसमें ऐसे क्षति को मरम्मत करने की प्रक्रिया का उल्लेख है, और यह पुनर्निर्माण नाक सर्जरी में, जिसे आजकल का इंडियन फ्लैप कहा जाता है, के समकक्ष है। अब राइनोप्लास्टी, नाक को आकार देना और पुनर्निर्माण करना, यह सुनने में बहुत ही आधुनिक लगता है, सही है ना? ठीक है, अगर आप सेठ सुश्रुत के हैं तो उन्होंने नाक को ऐसे आर्ट फॉर्म की तरह पुनर्रचित किया। सुश्रुत ने राइनोप्लास्टी पेश की, एक नाक सर्जरी जो आज के सौंदर्य सर्जनों को स्वीकृति दिलाएगी। वास्तव में आज भी इस तकनीक को इंडियन फ्लैप कहा जाता है। सुश्रुत लिखते हैं, नाक का हिस्सा जिसे ढकना है, उसे पहले पत्ती के साथ मापा जाना चाहिए। फिर जीवित गाल की आवश्यक आकार की एक चमड़ी की कड़ी को काटकर नाक को ढकने के लिए पीछे की ओर करना चाहिए। गाल से एक छोटा सा धंधा जोड़ा होता है। उन्होंने अपनी छुरी की नोक की तरह नाक को जानते थे, या कहें कि उनके स्कैल्पल के सिर की तरह, लेकिन इससे अधिक था। उन्होंने नेत्र शल्य विद्या के दुनिया में कदम रखा, अपने समय के पहले कैटरैक्ट सर्जन बनकर। इस प्रक्रिया में आंधे की धुंधली प्राकृतिक लेंस को नए कृत्रिम लेंस के साथ बदल देना शामिल है। यह सर्जिकल प्रक्रिया दुर्लभ है और इसमें बहुत ध्यान की आवश्यकता है। क्या यह सचमुच 2600 वर्ष पहले हो रहा था? बहुत हो सकता है, क्योंकि कैटरैक्ट्स दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे सामान्य थे और हैं। इसलिए सुश्रुत इसे ठीक करने के लिए सर्जरी कर रहे थे। और यह है कैसे प्राचीन भारतीय संत ने सभी सर्जरी के पिता बन गए। सुश्रुत ने बस काटने और काटने पर रोका नहीं। इन अत्यंत कठिन शल्य चिकित्साओं को करने के लिए उन्हें एक उपकरण की सेना की आवश्यकता थी। जैसा कि कहते हैं, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। इसलिए सुश्रुत ने लगभग 121 शल्य उपकरणों का आविष्कार किया। वह दुनिया के पहले शल्यज्ञ थे जिन्होंने ऐसा किया। 600 ईसा पूर्व में सुश्रुत ने निर्मूल ज्ञान को संस्कृत लिपि में दर्ज करने का निर्णय लिया, जिसे सुश्रुत संहिता के नाम से अधिक जाना जाता है। यह प्राचीन हस्तलेख सिर्फ एक हाउ टू गाइड नहीं था, यह आयुर्वेद के 3 स्तंभों में से एक बन गया। आयुर्वेद एक काफी परिचित शब्द वास्तव में 2 शब्दों का संयोजन है, आयुर जो जीवन का अर्थ है और वेदम जो ज्ञान का अर्थ है। आयुर्वेद के बारे में एक बहुत आम धारणा है कि यह केवल कुछ पत्तियों और जड़ों से इलाज करने के बारे में है, लेकिन वास्तव में यह उससे बहुत गहरा है, जैसा कि यह प्रतीत होता है। ऋग्वेद और अथर्ववेद सबसे पहले दर्ज की गई प्राचीन भारतीय ज्ञान 1500 ईसा पूर्व
में स्वास्थ्य और रोगों पर संदर्भ है। आयुर्वेद अथर्ववेद की एक शाखा है। वैदिक साहित्य के चौथे खंड का ये लेख आज भी चिकित्सा प्रैक्टिशनर्स द्वारा संलग्न किए जाते हैं और उनकी आज भी परामर्श किए जाते हैं। हम थाइथो जैसे रहस्यमय वस्त्रों से मिलते हैं, जिसे माँ से काटा गया कहा जाता है। यह अद्वितीय वस्तु एक स्टेम सेल संरक्षण शीश है, जिसे हिंदू बच्चों की कमर पर पहना जाता है। नाभि तंतु रक्त से एकत्र किए गए स्टेम सेल्स को इस शीश में संग्रहित किया जाता है भविष्य के उपयोग के लिए। स्टेम सेल्स विभिन्न विशेषज्ञ कोशिकाओं में विकसित हो सकती हैं, जिससे इन्हें कैंसर और रक्त रोगों का इलाज करने में उपयोगी बनाया जा सकता है। यह रोचक है कि हिंदू तरीका से स्टेम सेल्स को संरक्षित करने में आधुनिक क्रायोप्रिजर्वेशन प्रक्रिया की तरह बर्फबंदी शामिल नहीं है। बजाय इसके कोशिकाएं एक रहस्यमय तत्व के साथ एक शीश में संग्रहित की जाती हैं, जो इस प्राचीन विज्ञान को अभ्यस्त कुछ डॉक्टर्स के लिए अब तक ज्ञात है। इस मामले में ज्ञान मौजूद था, लेकिन पूरी तरह से संरक्षित नहीं था। सुश्रुत संहिता, जिसमें 184 अध्याय हैं, 1120 बीमारियों की विवरण, 700 औषधीय पौधों हैं। सुश्रुत संहिता ने 800 ईसा पूर्व में अरबी अनुवाद के रूप में विश्व भर में फैलना शुरू किया और इसे किताब शाह शुन अल हिंदी कहा गया। 19वीं सदी की शुरुआत में हेस्लर ने संस्कृत लेख को लैटिन में और मुलर ने जर्मन में अनुवाद किया। इस प्रकार सुश्रुत संहिता और उसके रचयिता महर्षि सुश्रुत को वैश्विक पहचान मिली। सुश्रुत के लिए स्वास्थ्य केवल शारीरिक भलाई की ही स्थिति नहीं थी, बल्कि यह मानसिक भी थी, जिसे संतुलित रस, अच्छा पोषण, उपयुक्त कच्चे और शरीर और मन की सुखद स्थिति के द्वारा उत्पन्न और संरक्षित किया जाता था। आत्मिक अभ्यासों का सम्मिलन, जैसे कि योग और आयुर्वेद, स्वास्थ्य रीतियों में एक संपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। प्रोएक्टिव देखभाल की दिशा में परिवर्तन महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे परिणाम सुधारने, जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने और एक और तंत्रिक और कुशल स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल प्रणाली बनाने की इच्छा से प्रेरित किया जाता है। तो यदि हम सुश्रुत की शल्य चिकित्सा को आज के स्टेराइलाइज्ड वातावरणों और रोबोटिक शल्य चिकित्सा की दुनिया के साथ तुलना करें, वह कैसे करेंगे? अच्छी तरह से। बेशक अब हमारे पास चमकदार उपकरण और आधुनिक तकनीक है, लेकिन इसके कोर में शल्य चिकित्सा अब भी सटीकता, शरीर रचना को समझने और मेज पर नवीनता लाने के बारे में है, कुछ जिस पर सुश्रुत ने पहले ही निर्धारित किया था। अगर सुश्रुत आज के दौर में समय यात्रा करे, तो वह हमारे शल्य चिकित्सा थिएटर को थोड़ा चमकीला पाएंगे, लेकिन उन्हें शायद अपने योगदान की मुख्य बात पहचानने की संभावना है। धन्यवाद देखने के लिए और कृपया सब्सक्राइब करें।